पारस जी को हम लोगों ने ये किया था कि आप अध्यक्ष बनिए, लीड कीजिए। तभी भी ये बात हो रही थी कि चिराग जी को भी बुलाया जाए, बात किया जाए। कि आपकी मदद दो लोगों ने की, एक सलमान खान ने, बॉलीवुड एक्टर, और दूसरे नीतीश कुमार ने। को तो जानकारी सब चीज की रहती है, और जितनी बात आपने कही वो सही है। मेरे घर भी 2-3 बार खाना पर भी जब भी बुलाए, ईद बकरीद में भी आते थे, ऐसे भी खाना पर आते। सलमान खान को ये हम डर से नहीं बोल रहे कि हमको भी लॉरेंस जी का थ्रेट आ जाएगा। लेकिन आवाज से नहीं, क्योंकि बिहार के थे जी, 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। सिद्दीकी साहब ने करवाया होगा फोन, तो ये हमको पता नहीं। फोन आया 1 बजे रात में जी कि आप जगे हुए हैं। बोले हाँ, फोन में बात करते जगे हुए हैं जी, तो आ सकते हैं। बिल्कुल आ जाएंगे, दिल्ली में थे जी। तो गए हम वहां पर। चीज को आदमी एहसान को नहीं भूल सकता, नहीं भूलना चाहिए। तो आपको टिकट से वंचित कर दिया गया। चिराग पासवान क्या कहते रहे और बिना दिन को मिल गया, क्या इसमें भी कुछ हुआ, क्या खेला हुआ क्या? तो ये चिराग जी बताएंगे कि हमको काटे, तो उसी आधार पर बीना जी को भी कटना था। बिल्कुल। सलमान खान ने फोन किया और नीतीश कुमार जी ने फोन किया कि टिकट तो महबूब अली कैसर को ही मिलेगा। जो आपका सवाल है उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आपके हाथे में हेलीकॉप्टर उतर जाता है कैसे साहब? सिमरी बख्तियारपुर का अहाता थोड़ा है बड़ा, हाथा बड़ा है, हाथा बड़ा है, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। अमित शाह भी नवाब साहब कहकर ही संबोधित करते हैं। अब टाइटल हमारे दादा को मिला था एक जमाना पहले। रामविलास जी को जब ये पता चला तो उन्होंने वो फोन किया। अच्छा, रामविलास जी ने ही आपको फोन किया? सुबह में तो रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी दोनों चले गए थे चाय पीने प्रधानमंत्री के। हाँ, वो तो लेकिन गोधरा वही हुआ था। ये सब बातें हुई जी, और गोधरा हुआ एक जमाना हो गया था। गोधरा हुआ तो बहुत टाइम हो गया था। एक सिंगल मुसलमान पूरे इंडिया में जीता था। बिल्कुल, पूरे इंडिया में जी, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस। आपको बुरा नहीं लगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ चलना है? तो मुसलमानों ने विरोध नहीं किया कि आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ क्यों चले गए? हम लोग सबको थोड़ा नाराजगी, पीछे हम लोग ऐसे बैठे तो पीछे से मोदी जी जेटली साहब को खोजते हुए आ रहे थे जी। तो जेटली साहब उठ गए तो हम भी उठ गए। बिल्कुल। पीछे घूम के गए तो मोदी जी आ रहे थे। तो जेटली साहब ने कहा कि ये महबूब अली कैसर हैं, तो बिहार से। अब लोग जैसे कोई तो है, जैसे कैसर बोले अरे एकदम गले मिले, बोले अरे कैसर केसर रंग एक हो गया। हम लोग तो कैसर और केसर का रंग एक हो गया। अच्छा, 2014 और 2019 में आपको टिकट लेने में कुछ लगा नहीं ना था? नहीं, हमको कभी नहीं लगा। अभी कभी कुछ नहीं लगा? नहीं, हमको कभी आज तक एमएलए एमपी किसी में हमको कुछ नहीं लगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज देखिए लाइव सिटीज के स्पेशल इंटरव्यूज के सेशन में महबूब अली कैसर साहब हैं, पूर्व सांसद खगड़िया से। और देखिए इनके परिवार की लीगेसी ऐसी है कि सिमरी बख्तियारपुर और खगड़िया पिछले 70 वर्षों से, चाहे दादाजी हो, पिताजी हो, कैसर साहब हो या फिर इनके पुत्र यूसुफ हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2024 में महबूब अली कैसर साहब, जिन्हें नवाब साहब भी कहा जाता है, अमित शाह भी नवाब साहब कहकर ही संबोधित करते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये टिकट से वंचित हो गए, या यूं कहें कि साजिश के शिकार हो गए। महबूब अली कैसर साहब को हमने आज इसलिए न्यूज रूम में बुलाया कि ये एक ऐसे राजनेता हैं जिनके बारे में कई चीजें मशहूर है। मशहूर यह भी है कि इनके घर में हेलीकॉप्टर भी उतर जाता है इनके हाथे में, और मशहूर यह भी है कि महबूब अली कैसर हैं तो मुस्लिम, लेकिन एनडीए से चुनाव लड़े लोकसभा का, तो जितना मुसलमानों ने वोट दिया उतना ही हिंदुओं ने दिया। मुसलमानों ने यह फर्क महसूस नहीं किया कि ये नरेंद्र मोदी के साथ चले गए हैं, अमित शाह के साथ चले गए हैं, चिराग पासवान के साथ चले गए हैं, नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं, तो इनसे परहेज कर ले। और देखिए आज हम कहानी में बहुत सारी बातें करेंगे। चिराग पासवान के बारे में बातें करेंगे, प्रशांत किशोर के बारे में बात करेंगे, गिरिराज सिंह के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। बहुत लोग कहते हैं आपका शिकार भी बहुत फेमस रहा है, लेकिन अब तो वह जमाना रहा नहीं कि आपके हाथे में हेलीकॉप्टर उतर जाता है कैसे साहब? जब हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के जी, तो अध्यक्ष के नाते एक हेलीकॉप्टर तो मिला हुआ था हमको जी, और
सिमरी बख्तियारपुर का अहाता थोड़ा है बड़ा, हाथा बड़ा है, अहाता बड़ा है, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। इसलिए तो नवाब साहब कहे जाते हैं। दसों नहीं, नवाब साहब तो हमारे दादा थे, ये तो मिसनोमर है आजकल तो। वो तो टाइटल अबॉलिश जब हुआ तब से नवाब कहना चाहिए भी नहीं और है भी नहीं। हम तो मिजाज से बहुत ही गरीब परवर आदमी हैं, और हम समझते हैं कि सबको होना भी चाहिए। अब टाइटल हमारे दादा को मिला था एक ज़माना पहले, और वो भी बहुत ही राजा नवाब को ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बड़े कठोर होते थे और सख्ती से अपने रियाया पर ये करते थे। लेकिन हमारे ग्रैंडफादर जिनको नवाब का टाइटल मिला था, वो भी ज़माने में काउंसिल होते थे मेंबर्स, जो इलेक्टेड होते थे, मतलब आज़ादी के पहले। वो शायद ग्रेजुएट सब खाली वोट करते थे। तो उस जमाने में 2 बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर। उस जमाने में ग्रेजुएट होते कहाँ होंगे, बहुत कम वोट्स होते थे। बिल्कुल। लेकिन जो भी थे तो इलेक्टेड होते थे। ये नहीं कि नॉमिनेट कर दिया, इलेक्टेड हुए। 2 बार वो भी नॉमिनेट हुए। उसके बाद मेरे जब इंडिपेंडेंस के बाद, जब आज़ादी के बाद, तो लगातार मेरे पिताजी अपने मौत से पहले तक लगातार लगभग रहे। सिर्फ 2 साल का गैप रहा था, फिर बाई इलेक्शन हुआ तो फिर वो जीते थे। हम समझते हैं कि 8 बार वो MLA रहे। 57 से लेके 89 में उनका डेथ हुआ, तो लगातार वो रहे। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद फिर 3 बार हम भी वहाँ से इलेक्ट हुए MLA। फिर आज यूसुफ सलाउद्दीन, जैसा आपने कहा कि बेटा है, तो ये वहाँ के अवाम की दुआ है, मेहरबानी है, उनकी भलमनसाहत है कि ज़ात पात कौम धर्म सबको ताक पर रख करके और इस परिवार को उन्होंने आज तक साथ दिया है, निभाया है। तो ये उनकी मेहरबानी है, हम लोग सब आभारी हैं उनके। और खगड़िया में तो हम 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आए थे पहली बार। तो उसमें उस टाइम में भी RJD के सिटिंग MP थे राणा जी, अब तो नहीं रहे वो। तो उनको जितना वोट आया था उनसे हमको लगता है कि 600-700 वोट कम आए, जबकि कांग्रेस का वहाँ पर कोई दबदबा नहीं था या कुछ प्रभाव नहीं था। बिल्कुल। और हम भी पर्सनली भी खगड़िया, हमको सिमरी बख्तियारपुर में कन्फाइन थे हम लोग, सहसा सिमरी बख्तियारपुर, खगड़िया से कोई मतलब रहा नहीं। अगर उस टाइम में भी बहुत आना जाना होता, हम समझते हैं कि और अच्छा करते हम। लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छा वोट आया था, 1,30,000 के करीब वोट आया था। तो दिनेश यादव जी उस इलेक्शन में JDU से जीते थे। चलिए, आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के बाद आप चले गए लोजपा के साथ, मतलब सीधे NDA खेमे में 2014 में रामविलास पासवान के साथ। और लोग कहते हैं कि देखिए, नवाबी की बात तो हो ही गई, आपने कहा कि देखिए, और मैंने भी कभी महसूस नहीं किया कि आप नवाब साहब की तरह ट्रीट करते हैं। आपकी उम्र भले 67 ईयर्स हो गई, आज भी आप फिट दिखते हैं। और लोग भी मानते हैं कि आपको गुस्सा में किसी ने नहीं देखा, हमेशा हंसमुख ही रहते हैं। तो 2014 में पहली बार आप लोजपा से, मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी की पार्टी से आप चुनाव लड़ने को आए, LJP के कैंडिडेट के तौर पर खगड़िया। आपको बुरा नहीं लगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ चलना है? देखिए, 2009 में 14 में भी हम कांग्रेस से हम चाह रहे थे कि हमको टिकट मिले, क्योंकि अच्छा वोट आया था, जैसे हमने बताया कि 2009 में। लेकिन किसी वजह से टिकट नहीं मिलना अलग बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो उस जमाने में जो इंचार्ज थे बिहार के, उनका जो रवैया रहा, अब हम अध्यक्ष हटे हुए हमको शायद 2-4 महीना हुआ होगा। हमारे साथ स्वर्गीय सदानंद बाबू जो CLP थे उस टाइम में, अशोक जी CLP थे, सदानंद बाबू एक्स CLP और एक्स स्पीकर और एक्स प्रदेश अध्यक्ष है। उनके रूम में हम लोग बैठे थे बिहार निवास में। वो थे अशोक राम जी थे, राम जतन सिन्हा जी थे, 4-5 सीनियर लोग बैठे थे। और हम लोग जो इंचार्ज थे, उनको इलेक्शन सर पे था, हम लोग उनसे 3 दिन तक लगातार टाइम मिलने के लिए मांग रहे थे। अच्छा, बिहार के प्रभारी तो उनके राजस्थान में चुनाव था। तो उसमें इतना व्यस्त है कि हम लोग के लिए 5 मिनट टाइम नहीं मिल सका। अच्छा, तो हम लोग सबको थोड़ा नाराजगी था। शक्ति सिंह गोहिल थे? नहीं, उस टाइम में जोशी जी थे। अच्छा, जोशी जी थे। जोशी जी थे। तो हम लोग को बड़ा खराब लगा। और चुनाव से पहले आप जानते हैं बड़ा एंग्जाइटी रहता है लोगों को, भाई जल्दी टिकट का फैसला हो जाए, मिले तो जाके क्षेत्र में मेहनत भी करना है। तो बहरहाल वो सब कुछ हुआ नहीं और किसी से मुलाकात हुई नहीं, तो बड़ा दिल में रंज हुआ, तकलीफ हुई, मलाल था।
उसी बीच में फिर रामविलास जी, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास जी खगड़िया के थे, हम जी। लोग से घर से आना जाना था, हमारे पिताजी पॉलिटिक्स में थे ही थे जैसा आप जानते बिल्कुल हैं। जी। और सब लोग बहुत ही, बल्कि हमारे पिताजी से बहुत जूनियर थे जी। और बोलते हुए थे सबके सामने। रामविलास जी दिल्ली में सबके सामने बोलते हुए थे कि हम लोग के गार्जियन थे, हम लोग जाते थे वहाँ सिमरी बख्तियारपुर तो हवेली देखने को, मतलब जो हाँ, होता है आपकी उनका। हवेली के किस्से तो बहुत ही हैं। तो जी। बहरहाल तो रामविलास जी को जब ये पता चला तो उन्होंने हमको फोन किया। अच्छा, रामविलास जी ने ही आपको फोन किया? हमको शायद पारस जी, शायद पशुपति पारस जी पारस का जी ने। फोन आया था। जी। और या कोई थर्ड पर्सन बोला हो कि वो चाहते हैं लड़ना, उनको ले लीजिए पार्टी में। जी। तो बहरहाल वहाँ से जब ऑफर आया तो हमने भी सोचा कि भाई रामविलास पासवान जी के परिवार से हम लोग का बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छे इंसान थे, ये हम लोग सब जानते हैं। जी। और तो हमने एक बार ही डिसाइड किया, मलाल था ही जैसा हमने बताया कि चलिए ठीक है हम लोग लड़ेंगे। और लोगों का प्रेशर आप जानते हैं कि अपने बिल्कुल। क्या डिसाइड करेगा जब आदमी पॉलिटिक्स में रहता है। 3 बार हम MLA रह चुके थे तो सब लोग जुड़े हुए थे, सबका कहना था कि एकदम नहीं बैठना है, आपका अच्छा फील्ड है, आप एकदम लड़िए, चाहे कांग्रेस नहीं दिया तो इससे लड़िए। जी। तो चलिए ऊपर वाला जो करता अच्छा करता है, सब ये सब होते हैं। लेकिन आप ठीक है, आप झोपड़ी छाप पर आ गए, बंगला छाप पर आ गए, रामविलास पासवान ने आपको संपर्क किया, पशुपति पारस ने। लेकिन जब आप NDA के उम्मीदवार के तौर पर खगड़िया पहुंचे तो मुसलमानों ने विरोध नहीं किया कि आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ क्यों चले गए? अब देखिए, खगड़िया और सिमरी बख्तियारपुर तो लगा ही हुआ है जी। और सारे लोग हम लोग के परिवार से, हम लोग का जो लेगेसी जो भी रहा, जो भी हम लोग की खिदमत रही है लोगों के लिए, जो उनका प्यार रहा है हम लोग के प्रति, वो सब मौजूद ही था, सब लोग जानते ही थे। शुरू में जरा रिजेंटमेंट मुसलमानों के बीच में था, लेकिन हम लोग गए, समझाए और लोगों को कहा कि भाई देश के राजनीति में नरेंद्र मोदी जी आज अभी के इसमें हम समझते हैं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री होंगे और काम करने वाले इंसान तो हम लोग देख ही चुके हैं। गुजरात में लगातार 3 बार रहे, ये सब बातें हुई और गोधरा हुआ एक ज़माना हो गया था, गोधरा हुए तो बहुत टाइम हो गया था। और ठीक है, आदमी से हो सकता है कि गोधरा में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या फाइंडिंग आया वो सब आप लोग जानते हैं। हो सकता है कि कहीं इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट के स्लिप होने का वजह से कुछ हुआ होगा, लेकिन ये हम कभी नहीं मान सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा नेता है इसको करवाएगा, ऐसा आप नहीं मानते। चाहे वो RJD के हो, कांग्रेस के हो, BJP के हो, मोदी जी हो, सोनिया जी हो, कोई हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि कोई कुछ ही किसी कारण स्लिप हो गया होगा। तो ये सब हम लोग बता के समझा करके लोगों को और आमादा किया। और हम समझते हैं कि 2014 में मुस्लिम वोट हमको 70-75% मुस्लिम वोट मिल गया था। और आपको ताज्जुब होगा कि हम जब पहली बार दिल्ली जीत करके गए 2014 में, तो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब जी, हाँ, उनको क्योंकि एक सिंगल मुसलमान पूरे इंडिया में जीता था, पूरे इंडिया में इंडिया अलायंस है और 19 में भी फिर रिपीट हमने किया था। तो उनको बड़ा ये था, एनालाइज किए होंगे, बुला के पूछे होंगे बिहार के लोगों से, भाई कैसे ऐसा जीता, ये एक मुसलमान कैसे जीत गया। तो हम जो पहली बार जीत करके गए तो उन्हें पूछा कि कैसर, हाउ डिड द मुस्लिम्स वोट फॉर यू? आई हैव इनपुट के 60-70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर यू। हम बोले एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आपका सही रिपोर्ट है। तो कैसे ऐसा हुआ? तो हमने बताया कि हम लोग का लेगेसी रहा, हमारे पिताजी, हमारे दादा, हम लोग कभी आज तक डिफ्रेंशिएट नहीं किए किसी में, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, इंसाफन हम लोग काम किया और जो हो सकता था वो काम। लेकिन कैसा साहब, देखिए 2014 में आपने ठीक है कह दिया कि चुनाव जीत गए आप, लेकिन मैं अपनी डायरी के पुराने पन्नों को पलटता हूं। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद बन रहा था, तो बड़ी चर्चा हुई। आप अकेले देश भर में मुसलमान थे जो चुनाव जीत कर गए थे कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, और सारी जगहों पर ब्रेकिंग खबर चलने भी लगी थी और यह भी हो गया था कि आप बुलाए गए हैं। लेकिन अचानक से आपका नाम कट गया, ये कौन सी कहानी हो गई थी? आपका नाम आना और आपका नाम कट जाना कोई खेल हो गया था क्या? अब ये तो पता नहीं, खेल अगर जानते तो उसका कुछ काट करते, लेकिन ये तो पता नहीं था कि किस वजह से कट गया। लेकिन नाम तो सही में समझते हैं कि सुबह में जब
शाम में स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उसके सुबह ही में नाम कटा, लेकिन उसके रात तक तो पट्टी में टीवी के सब सुबह में तो रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी दोनों चले गए थे चाय पीने प्रधानमंत्री के। हाँ, वो तो उमूमन जितने भी मंत्री होते हैं उनको प्रधानमंत्री बुलाते हैं चाय पर 5 मिनट बात करने के लिए, तो वो तो गए थे। तो अब उस बीच में हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उससे पहले रात में तो बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि परिमल नथानी जी राज्यसभा के मेंबर थे, रिलायंस वाले जी। उन्होंने हमको मुबारकबाद दिया। वो बहुत ही क्लोज आदमी है पूरे। बिल्कुल। गडकरी जी के यहाँ से भी कुछ लोगों ने फोन किया है। जेटली जी तो हमको बोले कि हमने आई हैव रिटन ए लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम अकेले मुसलमान थे तो हम भी सोच रहे थे कि मौका मिल सकता है। बहरहाल वो जो होना था वो अब क्यों किस वजह से कटा, जो आपका सवाल है उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। मतलब कुछ हम जानते ही नहीं है आप जानते ही नहीं। चलिए, मंत्री तो आप नहीं बन पाए, फिर देखिए आपकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई होगी, आपकी मुलाकात अमित शाह से भी होती रही होगी। जब इन दोनों से मिले, नरेंद्र मोदी से प्रचार करने भी आए होंगे, तो आपको लगा कि ये मुसलमान विरोधी हैं या सिर्फ मुसलमान के खिलाफ ही सोचते हैं? देखिए, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब हम नाम लिए तो हम लोग जब पहले लंच में बैठे हुए थे, जब हम जीत के गए थे 14 में, तो जेटली साहब के साथ जैसा हम बताया कि हम लोग एक टेबल पे बैठे हुए थे, बस वो थे और हम थे जी। और खाना में लंच, पहला लंच जो एमपीज़ के लिए, एनडीए के एमपीज़ के लिए बुलाया गया था, तो हम लोग ऐसे यही सब बात कर रहे थे, कैसे जीते ये वो। तो उधर से पीछे हम लोग ऐसे बैठे थे, पीछे से मोदी जी जेटली साहब को खोजते हुए आ रहे थे। तो जेटली साहब उठ गए तो हम भी उठ गए, तो पीछे घूम के गए तो मोदी जी आ रहे थे। तो जैसे वो आए, जेटली साहब से उनको कुछ काम था या कुछ बोलना होगा उनको, तो हमारे 2 ही आदमी थे हम लोग। तो जेटली साहब ने कहा कि ये महबूब अली कैसर हैं, वो बिहार से। अब तो क्योंकि एक ही थे तो जरूर उनके दिमाग में होगा कि भाई तो जैसे कोई तो है, जैसे कैसर बोले अरे एकदम गले मिले, बोले अरे कैसर केसर रंग एक हो गया। हम लोग तो कैसर और केसर का रंग एक हो गया। बहुत हाँ, तो हाजिर जवाब तो वो है ही है। बिल्कुल, हाँ। और प्रेजेंस ऑफ माइंड तो उनका क्या कहना है। तो वो पहली मीटिंग थी। तो बहरहाल आपने पूछा कि एंटी मुस्लिम, देखिए अब वोट के मामला में अब पता नहीं ये अच्छी बात है नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी में तो सारे दुनिया में यही देख रहे हैं, वोट की राजनीति होती है। वोट की राजनीति, जिधर से वोट ज्यादा मिले वो राजनीति करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। तो अब वोट के राजधानी में एनसीआर हुआ, फिर सीएए हुआ, फिर अभी वक्फ बिल है, फिर और भी ट्रिपल तलाक है। ट्रिपल तलाक तो एक मामले में ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जो कुरान का सही नॉलेज रखते हैं, जो उलमा हैं, उन लोग भी कहते हैं कि एक बार में बैठ के 3 बार तलाक दे देना वो गलत है, वो है भी गलत। तो उसको 3 बार में 3 वक्फे में देना वो सही है, वो तो खैर ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ जो है ये हम समझते हैं कि, और उसके बाद कुछ इस पर हुआ भी नहीं है, लेकिन ये सब इलेक्शन स्टंट कहिए या इलेक्शन से पहले ये सब अनाउंस किया जाता है जी। तो चलिए, वोट की राजनीति तो वोट की राजनीति है। 2014 में आप चुनाव जीत गए, मंत्री बनते बनते रह गए। देखिए, आपको रामविलास पासवान और पशुपति पारस ने बुलाकर टिकट दिया, लेकिन मुझे 2019 की रात भी याद है। फिर वहां खेला हो गया, खेला हो रहा था आपके साथ। बिल्कुल। और आप पटना टिकट के लिए आए हुए थे, और यहाँ खगड़िया से रात को 200 गाड़ियों से कोई दूसरा आ गया था, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था, डॉक्टर संजीव, कि उन्हें ही टिकट मिल रहा है, बातें हो गई हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और आपका रक्तचाप किस तरीके से बढ़ा होगा, जो आपने कहा कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ। और फिर तो वही रात क़यामत की रात थी। तो लोग कहते हैं कि आपकी मदद 2 लोगों ने की, एक सलमान खान ने, बॉलीवुड एक्टर, और दूसरे नीतीश कुमार ने, कि जो कुछ बातें हो रही थी इधर उधर, सलमान खान ने फोन किया और नीतीश कुमार जी ने फोन किया कि टिकट तो महबूब अली कैसर को ही मिलेगा। क्या यह सच है? और उस रात को क्या हुआ था, कितनी बेचैनी थी? लोग कहते हैं कुछ सौदा भी हुआ था आपके साथ भी, उनके साथ भी, जो दूसरे दावेदार थे। देखिए, दूसरा नाम जो आपने लिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, जी, उसमें तो मेरा भी इनपुट है कि उनका कहीं ना कहीं दबाव रहा था जी। उनकी ब्लेसिंग आपके साथ थी? उनकी ब्लेसिंग थी हमारे साथ जी। यहाँ तक कि हमको
उनके साथ जो क्लोज लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि इतना तक नीतीश जी ने कहा कि भाई आप नालंदा ले लीजिए, खगड़िया हमको दे दीजिए आप। अच्छा, नालंदा इसके लिए शिफ्ट। कैसा हमको पता चला? अब आपस में लोग क्या बात होती तो 100% तो नहीं बोल सकते जी। लेकिन बहरहाल नीतीश जी का मदद तो डेफिनेटली था और उनके ब्लेसिंग से टिकट मिला हमको जी। और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी बखुद हमको बहुत मानते थे। अब बीच में कहाँ पारस जी से क्या कांटेक्ट हुआ, जैसे आपने कहा संजीव जी को MLA हैं, वो सब सुनने को तो बहुत तरह का र्यूमर आता है, लेकिन अब सुनने को आता है ना, सुनने को तो आता है, आपको पता है तो हमको तो हम कैंडिडेट ही तो हमको तो पता होगा ही, मतलब के सुने तो है ही हम। हाँ। अब ये सब चीज को वेरीफाई कौन करे? वही बात तो रहता नहीं, हम किसी वही बात है जो कुछ बिकता है चुनाव के समय। हम जब तक हम लोग के इसमें बोला गया है कि जब तक अपने आंख से या 100% श्योर नहीं हो उस बात को बोलना नहीं चाहिए, तो ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन र्यूमर तो आप भी सुने हैं, हम भी जानते हैं। तो उस रात नीतीश कुमार जी से आपकी बात हुई? नहीं, हमारी बात कुछ नहीं हुई। आपकी बात नहीं हुई? पर्दा के पीछे जो हुआ हमको कुछ पता नहीं। हमको एक बार चिराग पासवान जी का फोन आया 1 बजे रात में जी कि आप जगे हुए हैं। बोले हाँ, फोन में बात करते जगे हुए हैं जी तो आ सकते हैं? बिल्कुल आ जाएंगे। दिल्ली में थे हम जी, तो गए हम वहाँ पर। तो गए हम अंदर, और देखिए हम सब बार बोलते हैं आज हमको टिकट नहीं मिला चिराग जी के तरफ से, मलाल अफसोस जरूर होता क्योंकि हम बहुत अच्छे से जीते, लेकिन चिराग पासवान जी का वहाँ पर फोन आया हमको, उन्होंने बुलाया और जब आधा घंटा 40 मिनट जो भी थे हम, रामविलास जी सोए हुए थे अपने रूम में, वहाँ हमको ले गया। जब तब 10-15 मिनट हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे तो चिराग जी की मदर अपने से चाय लेकर के अपने ट्रे में बिस्किट चाय लेकर के आई। तो ये 2019 में रात को 1 बजे, रात में 1 बजे। तो ये सब चीज को आदमी एहसान को नहीं भूल सकता, नहीं भूलना चाहिए। अब लोग बोलते हैं, अब देखिए हम आपके सवाल से आगे बढ़ करके भी कुछ बोलना चाहते हैं जो थोड़ा क्लैरिफाई भी हो जाए कि क्योंकि रामविलास जी का एहसान तो था ही था, लेकिन नीतीश जी का उस टाइम में 2019 में जरूर उनका ज्यादा दबाव था कि उनको टिकट दिया जाए। नीतीश जी चाहते थे कि कम से कम एक मुसलमान तो लड़े, 2 मुसलमान तो हाँ, बिल्कुल। उनको कुछ लाइकिंग भी था हमारे लिए। वैसे भी हम जाते थे बेचारे, बहुत ही मेरे घर भी 2-3 बार खाना पर भी, जब भी बुलाए ईद बकरीद में भी आते थे, ऐसे भी खाना पर खाना तो आप इतना खिलाते हैं कि पूछिए मत, इतने किस्म के व्यंजन बन जाते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल नीतीश जी 2 बार आए थे। तो ये एहसान था रामविलास जी का भी, उनकी वाइफ का, चिराग जी की आदरणीय मदर का, कि बेचारी। तो पटना में खेला पारस जी कर रहे थे क्या? अब यहाँ पर तो पारसी जी थे, बिहार तो पारसी जी देखते थे, तो उस टाइम में हुआ था। लेकिन हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो ये स्प्लिट हुआ पारस जी और चिराग, ये तो बाद में आते हैं, हम इस पर आते हैं। चलिए ठीक है। तो मेरा एक सवाल और बाकी रह गया था कि सलमान खान, ये तो बिल्कुल 100% अफवाह है। अच्छा। और ये आज सलमान खान को ये हम डर से नहीं बोल रहे कि हमको भी लॉरेंस जी का थ्रेट आ जाएगा। हाँ। लेकिन हमको कोई उनसे वास्ता नहीं, ना वो हमको जानते हैं, हम तो खैर जानते ही, उनको पूरा दुनिया जानता है, पूरी दुनिया जानता है। लेकिन वो कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मेरा महबूब अली कैसर कोई पॉलिटिशियन बिहार में है। हाँ। हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं। अच्छा, आप कभी मिले ही नहीं सलमान खान से, कभी बातचीत नहीं? कभी नहीं। बाबा सिद्दीकी को तो जानते थे? बाबा सिद्दीकी क्योंकि बिहार के थे जी, 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। तो लेकिन अगर वो मेरा पैरवी करते हो सलमान जी से, जैसा कि र्यूमर है कि, अब ये र्यूमर नहीं है कि वो सिद्दीकी साहब का है, लेकिन जो लोग बोलते हैं सलमान साहब का है, तो हम जानते ही नहीं, हमको तो कैसे कहेंगे। लेकिन अगर सिद्दीकी साहब ने करवाया होगा फोन, तो ये हमको पता नहीं। जो आदमी मेहरबानी करेगा किसी पर, तो बोलेगा तो कि आपके लिए हमने फोन करवाया। अच्छा, 2014 और 2019 में आपको टिकट लेने में कुछ लगा नहीं ना था? नहीं, हमको कभी नहीं लगा। अभी कभी कुछ नहीं लगा? नहीं, हमको कभी आज तक MLA MP किसी में हमको कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। चलिए देखिए, हमारे दर्शक समझ गए होंगे जब हम पूछ रहे थे कि कुछ लगा था कि नहीं लगा था। खैर, आगे की बात कर। चलिए, तो देखिए 2019 में आप फिर से जीत गए। मुकेश सहनी को चुनाव आपने हरा दिया, सन ऑफ मल्ला। चुनाव के एक दिन पहले एक ऑडियो वायरल हो गया था, वह भी बड़ा काम आया आपके पक्ष में। लेकिन एक बात जो हम लोगों ने बात समझी कि देखिए, पारस जी आपके टिकट को लेकर हिला हवाली कर रहे थे, रामविलास जी आपको टिकट देना चाहते थे, नीतीश जी ने टिकट दिलाया, लेकिन फिर आपने पारस जी के साथ जाकर, रामविलास जी रहे नहीं,
चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, 6 सांसद थे और 5 सांसद टूट गए, उनमें आप भी। क्या यह चिराग पासवान को धोखा नहीं दिया था आपने? अब देखिए, वही हम आपको बता रहे थे जी कि चिराग जी ने हमको ज़रूर फ़ोन किया था एक बजे रात में, और लेकिन मेरा जो इनपुट था, और हम अभी भी इसको मानते हैं जी कि पारस जी नहीं देना चाहते थे हमको, ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि भाई थे पारस जी और रामविलास जी में बहुत ही अच्छा संबंध था सारे भाइयों में, तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी भी उनके प्रेशर में होंगे, लेकिन ये नीतीश जी का दबाव था जिसकी वजह से हमको टिकट मिला। बिल्कुल। और जब ये स्प्लिट हुआ तो इसमें आप जानते हैं कि चिराग जी और नीतीश जी में संबंध कैसे थे, आप जानते हैं। अब एक तरफ हमारे चिराग जी थे जिन्होंने फ़ोन किया था, एक तरफ नीतीश जी जिन्होंने दबाव दे के फ़ोन किया, तो मेरे लिए दोनों अच्छा, नीतीश कुमार जी चाहते थे कि लोजपा टूट जाए, बदला साध रहे थे नीतीश कुमार। अब क्या चाहते थे नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते थे कि पारस जी को जिम्मेदारी, क्योंकि सीनियर थे, पारस जी से उनका अच्छा रिलेशन उस जमाने में था, अभी भी होगा। उनके मंत्रालय में मंत्री थे, चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया गया था। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है नीतीश जी से अच्छा रिलेशन था उनका, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश जी चाहते होंगे कि पारस जी, क्योंकि चिराग जी से उनका रिश्ते ठीक नहीं थे चुनाव को लेकर, 2020 के 36 के आंकड़े थे, तो वो जरूर चाहे होंगे कि पारस जी सीनियर हैं, उनसे क्लोज हैं, रामविलास जी के भाई हैं, तो उनको दिया जाए। तो हम लोग को भी फीलर्स आया कि भाई पारस जी को देखिए, हम लोग यही कि हम लोग पार्टी तोड़ना कोई नहीं चाह रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि अच्छा, ये हमारे साथ तो नहीं, लेकिन और सबके साथ ये अब र्यूमर हो कि सही हो कि चिराग जी एरोगेंटली बिहेव करते हैं, उनके साथ और कोई है जो कि चला उनको। आप सौरभ पांडे की बात कर रहे हैं? सौरभ पांडे की बात कर रहे हैं। ये सारे पार्टी में था कि सौरभ पांडे उनको कंट्रोल करते हैं। देखिए, हम कोई लगा बना करके नहीं, वो तो जो मेरे दिल में है, जो सच्चाई हम जानते हैं वो हम बता रहे हैं। हो सकता है कि उसमें आपने तो अपना फ्लैट भी दे रखा था। अच्छा, उसका भी बात बता दें, वो फ्लैट हमने नहीं दिया था। तो बहरहाल ये सब हुआ था, तो हम तो नीतीश जी जरूर चाहते होंगे कि पारस जी को, और हम लोगों ने लीडरशिप चेंज के लिए किया था कि नेशनल अध्यक्ष पारस जी को बना दिया जाए। अक्रॉस द बोर्ड पार्टी के अंदर ये फीलिंग था कि हम लोग की बात सुनी नहीं जाती। हमको ये पर्सनली शिकायत, हमको बहुत चिराग जी बहुत इज्जत करते थे, बड़े भाई की तरह मानते थे, सब कुछ था उसमें, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिना देवी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जितने कार्यकर्ता है, सबको था कि बहुत माने पार्टी में एरोगेंस है, बात नहीं होती, माने बैकडोर से पार्टी कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये सब बात सब कॉमन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो ये सब थी, और नीतीश जी का जब दबाव था कि ऐसा हो जाए, और एक मंत्री जी थे, कैबिनेट के सीनियर मंत्री थे, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनके घर में बैठक हुई यहाँ पटना में, तो बात तय हुई कि हम लोग पारस जी को, बिहार कैबिनेट के मंत्री की सेंट्रल कैबिनेट? नहीं, बिहार के। तो यही सब किस्सा था। तो ये पार्टी टूटने की कहानी क्या, जो अंतिम समय में फैसला हो रहा था, पटना में बैठक चल रही थी, चिराग पासवान को पता ही नहीं चला, कोई क्राइसिस मैनेजर इनके यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखिए, इंटरनल चिराग जी और पारस जी का क्या बात था, लेकिन हम लोग तो जब मीटिंग हो रही थी, जब चिराग जी को हम लोगों, जब पारस जी को हम लोगों ने ये किया था कि आप अध्यक्ष बनिए, लीड कीजिए, तभी भी ये बात हो रही थी कि चिराग जी को भी बुलाया जाए, बात किया जाए। लेकिन पता नहीं आपस में कुछ 2-4 रोज पहले कुछ बाती है, आपस में क्या अनबन हुआ, पारस जी में और चिराग जी में। हाँ, न पारस जी उनको बुलाना चाह रहे थे उस टाइम में, तो ये था कि चिराग जी भी आना नहीं चाह रहे। फिर बाद में चिराग जी से बात हुई, बोले कि हम लोग वेट कर रहे थे, इंतजार में थे। मदर भी बोली कि हम लोग वेट कर रहे, लेकिन बहुत बेइज्जत कर करके हम लोग को ये किया गया। इंटरनल क्या बात है हम लोग जानते नहीं, जो हमको बताया गया वो बता रहे। तो चलिए, देखिए, पार्टी भी टूट गई, आप पारस जी के साथ हो गए, लेकिन 2024 का जब वक्त आया तो ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं। आप भी घर वापसी करना चाहते थे, चिराग के साथ जाने को तैयार ही थे। बीना देवी चली ही गई, और टिकट का भरोसा आपको भी दिया गया कि आपको टिकट देंगे। और हमारी जानकारी ये है, जो पावर कॉरिडोर्स में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा चलती है, कि जो 5वां सीट चिराग पासवान को मिला खगड़िया, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने यह जानने के बाद कि महबूब अली कैसर चिराग के साथ हैं,
खगड़िया की सीट दी गई थी। जेपी नड्डा तो आपके बैचमेट रहे हैं, बिल्कुल। और मेरी जानकारी ये है कि अमित शाह का भी फोन आपके पास आ गया था कि नवाब साहब लड़िए और जीतिए और फिर दिल्ली आइए। तो फिर ये खेला कैसे हो गया? आप तो, मुझे याद है कि आप जमुई में नामांकन सभा में चले गए थे और आप कहीं से मतलब सोचे ही नहीं थे कि आप टिकट से वंचित कर दिए जाएंगे। ये पूरा खेला कैसे हुआ? आप तो घर वापसी को तैयार थे। अब ये खेला कहाँ हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आपको तो जानकारी सब चीज़ की रहती है। और जितनी बात आपने कही वो सही है कि नड्डा जी से भी बात हमारी हुई और उन्होंने नड्डा जी तो आपके दोस्त हैं। हाँ, दोस्त है, हमारे क्लासमेट, 6 साल हम लोग साथ सिंध दिवस में पढ़े हैं जी। और हम लोग एक ही हाउस में, हम लोग दोनों स्प्रिंटर्स थे अपने टीम के लिए जी। हम लोग बहुत दोस्ती थी। उनके एक जुड़वा भाई भी थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बहरहाल जो वाइस चांसलर हैं भी, जो हम लोग एक ही क्लास में थे सब लोग। तो उनका फ़ोन, सही आपने कहा कि वो बोले कि नहीं, हम जब बताए कि भाई ऐसा आशंका है कि टिकट शायद किसी और को दिया जा रहा है, तो नड्डा जी बोले नहीं, वो तो चिराग जी तो बोले कि आप उनके साथ हैं और यही हम लोग का तो यही थिंकिंग, यही सोच है जी कि आप ही के लिए खगड़िया लिया गया है। हम लोग तो ऐसे नवादा शायद दिया जा रहा था, इतना खुल के नहीं बोले, लेकिन बोले कि तो और कोई सीट का था, लेकिन खगड़िया तो आप ही के लिए दिया गया। अच्छा। तो हम भी निश्चिंत हो गए और उसी का 2-3 दिन के बाद फिर ये अनाउंस हो गया। जी। अमित शाह साहब ने भी कहा अमित था, शाह जी से हमने टाइम मांगा था दिल्ली में जब हम थे, तो उस टाइम में वो नागपुर में मीटिंग में थे, तो मुलाकात नहीं हुई, हम पटना आ गए जी। और 1-2 दिन के बाद फिर वहाँ से फ़ोन आया। तो जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप मिलना चाहते थे नवाब साहब, आप मिलना चाह रहे थे। हम बोले सर हम तो पटना आ गए हैं, वैसे मिलना चाह रहे थे, अब तो पटना में, आप बोलिएगा तो आ जाएंगे। तो बोले कि नहीं क्या बात है बताओ। तो हम बोले सर आपका आशीर्वाद चाहिए और चुनाव है, टिकट विकेट का देख लें। तो नहीं, बोले कि नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, जीत के आओ फिर मिलना। अच्छा, इतना बात बोले तो हम ये शुभकामना मिल गई थी। ये शुभकामना मिली थी। और देखिए सबके बावजूद, इस सब के अलावा जो है खगड़िया में इस बार मेरा इतना काम किया हुआ था, इतना जाना आना था, इतना मिलना जुलना था कि आप खगड़िया में सब लोगों ने, जो भी पार्टीज चुनाव लड़ती है, सब लोगों ने अपना वो करवाया होगा, क्या नाम है, उन लोग अपने सर्वे कराया होगा, आईबी रिपोर्ट होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईबी रिपोर्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को होगा, लोग प्राइवेट तरीके से भी सर्वे करा। तो कहीं से कोई आशंका नहीं थी, बल्कि जो एजेंसी से वो भी हमको फ़ोन करके बोल रहे थे आपको तो बहुत अच्छा इस बार रिपोर्ट गया है। तो कहीं से कोई, तो आपको टिकट से वंचित कर दिया गया। चिराग पासवान क्या कहते रहे और बीना देवी को मिल गया, क्या इसमें भी कुछ हुआ, क्या खेला हुआ क्या? क्या, तो ये तो चिराग जी बताएंगे कि हमको काटे, तो उसी आधार पर बीना जी को भी कटना था। बिल्कुल, हाँ। अगर आधार वही था तो अब उनका कैसे मिल गया? आधार कुछ और भी होता है क्या? आपसे अच्छा कौन जानेगा? आपसे अच्छा कौन जाने। लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार काम नहीं आए? नीतीश कुमार जी से हम ये सब प्रक्रिया जो 7-8 दिन का बताए हम, इससे करीब 15 दिन पहले हम नीतीश जी से मिले थे। मिलते ही था अक्सर, जब हम फोन करते थे तो हमको टाइम मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो उस टाइम उनका तबीयत थोड़ा सा खराब भी था। जी बिल्कुल। और हम मिले तो उन्होंने कहा कि हमको तो 16 ही सीट मिल रहा है और 16 सीट तो मेरा सिटिंग ही है, तो अब उसके अलावा कुछ होगा तभी देख सकते हैं, इसमें हम सोलह में किसको काटेंगे, सभी ठीक ठाक हैं। उन्होंने यही कहा जी। तो हम समझ गए कि ठीक है भाई, उनका कहना वाजिब है, उनके पार्टी के जीते हुए हैं तो किनको काट के थोड़े हमको देंगे जी। अगर 16 से कुछ बाद में होता तो फिर मिलते हैं उनसे, लेकिन 16 पर तय हो गया तो फिर हम भी उनसे। लेकिन चिराग ने टिकट काट दिया, तेजस्वी तो आपको टिकट देने के लिए तैयार थे, फिर क्यों नहीं खगड़िया लड़ गए? अब चिराग जी की तरफ से हमको इतना एश्योरेंस था कि भाई टिकट मिलेगा कि हम भी गफलत में रह गए। और ये सही है कि इधर से, क्योंकि यूसुफ सलाउद्दीन जो है वो सिमरी बख्तियारपुर से राजद के विधायक हैं, हमारे बेटा हैं, तो वो कांटेक्ट में तेजस्वी जी से होंगे, दोस्त भी हैं। बिल्कुल हाँ, दोस्त भी हैं। तो उधर से था कि अगर उधर नहीं मिल रहा है तो इधर से लड़े। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, इधर से करीब करीब ठीक ही फाइनली है। अब अमित शाह जी का भी फ़ोन को से हम समझ रहे थे कि एक तरह से आशीर्वाद ही है। नड्डा जी भी बताए थे, चिराग जी से भी बात हुई थी, कोई ऐसी बात थी नहीं कि वो आपको नहीं मिलेगा। तो बहरहाल जो होना था हुआ। चलिए आप देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी भूमिकाओं में रहे हैं, अखिल भारतीय हज कमेटी के चेयरमैन रहे। क्या उपलब्धि मानते, जब आप हज कमेटी के चेयरमैन रहे तो देश से हज जाने वाले जो लोग होते हैं उनकी सुविधा और सहूलियत के लिए आपने क्या किया?
देखिए, हज कमेटी के जब चेयरमैन हम, ये तो सबसे पहले बता दें कि बिहार के हज कमेटी के चेयरमैन ऑल इंडिया के आप अकेले? कभी कोई हम पहले क्या मतलब कि वो भी इलेक्टेड? वो भी, हाँ, उसका भी इलेक्शन होता जी, था। इलेक्शन होता है। और जो मेंबर्स जो हैं वो 2 पार्लियामेंट के मेंबर चुने नॉमिनेट होते हैं जी। कमेटी में। फिर कमेटी का इलेक्शन होता है चेयरमैन चुनने के लिए। तो नॉमिनेट तो हम लोग हो गए, क्योंकि हम तो इकलौते मुसलमान थे पूरे इंडिया में। तो मेरा तो नॉमिनेशन ऐसे भी था। एक और एमपी थे सुल्तान अहमद साहब, जो टीएमसी के थे, उनका हुआ। हाँ, उनका था। और राज्यसभा से एक एमपी, 3 एमपी का होता था। बाकी और जो राज्य से चुन करके 5-6 राज्य को मिला करके एक चेयरमैन को चुना दो, चुन करके वहाँ हज कमेटी के मेंबर होते थे। तो सब मिला करके करीब 19 वोट होता था। 19 लोग वोट करते थे। तो उसमें बीजेपी की तरफ से एक कैंडिडेट हो गया, जो उनके पुराने मध्य प्रदेश के चेयरमैन थे। और इधर से जितने और पार्टीज के लोग थे, उन्होंने सब लोग मेरे यहाँ आए और बोले कि आपको हम लोगों ने तय किया कि आप ही लीड कीजिएगा और आपको हम लोग ये कॉन्टेस्ट करना है। तो हमारे बिहार के उस जमाने में चेयरमैन इलियास साहब थे, अभी उनके दामाद चेयरमैन हैं बिहार हज कमेटी के, तो यही लीड ले रहे थे। तो हम बोले भाई, हम तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया, अब चुनाव आने वाला है तो कैसे होगा भाई, उधर से बीजेपी बिल्कुल के कैंडिडेट है तो उनको कैसे हराया जाएगा। तो खामखा इसमें पढ़ना जो है खाली दिखार होना और उचित नहीं होगा। बोले कि नहीं, बिल्कुल आप इत्मीनान रहिए, हम लोग सबसे बात कर लिया है। और टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये वो और सब जितने पार्टी है, केरला के पार्टी हो, आंध्र प्रदेश के जो मेंबर्स थे, उन सब से बात हो गई है, हम लोग एकदम जीत जाएंगे, आप कंटेस्ट कीजिए। तो उस वक्त तक तो कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं। तो हम भी बोले कि ठीक है, आप लोग सबकी यही राय है। और मेंबर्स में 19 मेंबर में जो वोटिंग राइट्स जिनका है, उसमें अगर 12 आदमी बोल रहे हैं तो ठीक है। तो हम लोगों ने रात में डिसाइड किया कि ठीक है भाई, कल इलेक्शन, तो कल होगा इलेक्शन। अब इलेक्शन होने के सुबह में हमको फोन आता है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप वापस ले लीजिए। बोले यही नकवी भाई थे हमारे, वो बोले कि महबूब भाई आप वापस ले लीजिए, भाई गवर्नमेंट की बात है। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने हमको कहा, बल्कि हम लोग हॉल में जा रहे थे वोटिंग के टाइम, उस वक्त बोले, हम बोले नकवी भाई अच्छा लगता है कि हम सबको कमिट कर लिए, सारे लोग कल रात में हमारे यहाँ थे। अब 2 दिन पहले यही बात बोलते तो जरूर उसमें हम लोग विचार करते। और ऐसे भी अगर हम विड्रॉ करेंगे तो आपके कैंडिडेट नहीं जीतेंगे तो कोई और जीतेगा, हम तो कम से कम इंडिया के हैं। तो ये सब उनको बताया, लेकिन फिर भी उन लोग थे पूरा कि नहीं, उन्हीं को वोट करना। तो बहरहाल इलेक्शन में जीत गए। आपकी उपलब्धि क्या रही जब आपका कार्यकाल रहा? देखिए, उपलब्धि हम लोग का जो 3 साल रहा, 3 साल का टर्म होता है, उसमें बहुत से अच्छे काम हम लोगों ने किए। हालांकि सब्सिडी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद हम लोगों ने रेट हज का बहुत नॉमिनल बढ़ा। जो एक नॉर्मल ये होता है, इन्फ्लेशन होता है, उसके हिसाब से जो बढ़ा वही बढ़ा। लेकिन 3 साल में लगभग कीमत वही रही, सुविधा में बहुत हम लोगों ने फायदा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उस जमाने में कोटा, अभी भी कोटा है, बिल्कुल हर कंट्री का अलग अलग कोटा होता है। तो हम लोग का कोटा 1,50,000 का था, जिसमें के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी थे और हज कमेटी मेजर 75% हज कमेटी को होता था। तो हम लोगों ने उसको बढ़ा करके 2 लाख किया, मतलब 50,000 हाजियों का हम लोगों ने इजाफा किया। तो बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ स्टेट्स है जहाँ पर के वो कुर्राबाजी होता था। मान लीजिए कि 100 सीट है, उसमें 150 आदमी ने अप्लाई कर दिया, तो उसमें 50 आदमी छटना है, कैसे छटेंगे? तो लॉटरी से होता था। तो ये कोटा बढ़ने के बाद काफी उस प्रेशर खत्म हुआ। अच्छा, देखिए आज तो फिर आप लालू यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन मुझे याद है कि लोग कहते हैं जंगल राज। 2000 में लालू यादव की सरकार, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी कांग्रेस की लाठी पर, और कांग्रेस के जीते हुए करीब करीब सभी लोग, विधायक जो थे वो मंत्री बन गए थे। आप भी मंत्री बन गए थे, पहली बार लगता है मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप मंत्री बने। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15% ही रहेंगे, तब भी आप बचे रह गए थे और आप हायर एजुकेशन के भी मंत्री बन गए थे। करेक्ट। उस दौरान आपकी उपलब्धि? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम समझते हैं कि हम तो स्टेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर में चंद्रिका राय जी थे। अच्छा। वो भी हमारे स्कूल के थे, सीरियत, हम लोग बड़ा अच्छा रिलेशन था, आज भी है।
तो ये मौलाना मजहरुल हक जी यूनिवर्सिटी जो आज कायम है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना और बड़ा अच्छा काम उसमें हो रहा है। वो शुरुआत भी नहीं हुआ था, उसका पेपर लेकर के एक जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बाद में बने जी अंसारी साहब, वो बेचारे बहुत मेहनत करते थे। अक्सर मेरे पास मंत्रालय में आते थे कि इसमें आप लोग पहल करके इसको कायम करवा दीजिए। जी तो बोले कि नहीं ठीक है भाई, कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। और उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। और लालू जी का देन था, राबड़ी जी से भी मिले हम लोग, उस टाइम में मुख्यमंत्री थी। और लालू जी के यहाँ चंद्रिका राय, हम लोग गए, पूरा फाइल हम लोग डील करवा करके दोनों आदमी हम लोग गए। तो 2-3 सिटिंग के बाद उसको हम लोगों ने फाइनल किया, उन्हीं का फाइनल अप्रूवल हुआ। और आज देखिए कि वो एक बहुत बड़ा इदारा के रूप में है और बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट और बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि। अच्छा देखिए, अभी आपने प्रारंभ में कहा था जब उसके अलावा उपलब्धि थी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हम बने थे, तो आपको याद होगा उससे पहले ब्रिज बिहारी जी मंत्री थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद जी। मेधा घोटाला में फंस गए थे। हाँ, उसी एग्जाम में घोटाला था, पॉलिटेक्निक वाला का भी घोटाला था। तो उसको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया, एकदम पारदर्शिता के साथ सब कुछ होने लगा। तो ये सब भी उपलब्धि कहेंगे, गवर्नमेंट की उपलब्धि थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे। अच्छा देखिए, अभी आपने प्रारंभ में कहा था कि आप मानते हैं चाहे पार्टी कोई हो, वो सांप्रदायिक हिंसा में विश्वास नहीं रखती है या दंगा फसाद कराने में विश्वास नहीं रखती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में विश्वास नहीं रखती है। लेकिन अभी अपने ही प्रदेश में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं और भागलपुर से किशनगंज तक गए। फिर अररिया के सांसद ने कह दिया, प्रदीप सिंह भाजपा के सांसद हैं, कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तो क्या लगता है आपको कि गिरिराज सिंह की जो पहल है, तेजस्वी यादव ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे यदि कुछ गड़बड़ हुआ, तो गिरिराज सिंह ठीक कर रहे हैं या भयभीत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा हमने कहा कि हमने तो एक जनरल स्टेटमेंट दिया जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग जरूर हर जात, हर कौम, हर धर्म में होते हैं जी। गिरिराज सिंह जी का तो क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि इस तरह की बात को लेकर के हमेशा स्वाभिमान तो ठीक बात है, लेकिन किसी को नीचे दिखाना और किसी पर्टिकुलर धर्म को डेनिग्रेट करना, उसको नीचा दिखाना, उसके बारे में बुरा भला कहना, तो बहुत ही गंदी बात है। जबकि आपके अपने मुल्क में 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, तो उनके फीलिंग्स को आप हर्ट करते हैं तो गलत बात है जी। और ये नहीं होना चाहिए। चाहे गिरिराज सिंह जो हो, चाहे इधर से और भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमेशा होता रहा है और नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो सोशल फैब्रिक है पूरे देश का या अपने राज्य का, अगर आपस में भाईचारा नहीं रह गया तो आप पॉलिटिक्स करके आप तरक्की कहाँ से करेंगे? आप पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? आपस में अपने नेबर को अगर आप खुश नहीं रखें, उससे आप खुल करके नहीं मिल सके, जो कि एक हम लोग का सभ्यता जो हजारों साल से चला है, उसको तोड़ने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये तो गलत है। इसमें कहीं से कोई आपने सोशल फैब्रिक की बात कर दी। अब तो आप राजद में हैं, लेकिन राजद के बारे में यह कहा जाता है कि उस चिंता जो है सिर्फ मुसलमान और यादव की है, इससे आगे वह पार्टी बढ़ ही नहीं पाती है। और आप तो लालू यादव के ज़माने से लालू यादव को देख रहे हैं। लालू यादव अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते। कि लालू यादव के बारे में पहले कहा जाता था कि वे गरीबों के नेता हुए, बाद में कहा गया पिछड़ों के नेता हुए, और फिर हो गया कि वह यादवों के नेता रह गए और मुसलमानों के नेता। नहीं, इसको बिल्कुल हम खारिज करते हैं आपकी इस बात को कि खाली यादवों के, खाली मुसलमानों के नेता हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, लालू जी से पहले उसका कोई सही नहीं था, उसका कोई वजन ही नहीं था। लेकिन लालू जी पहले नेता, पहले तो नहीं बोलेंगे, लोहिया जी लोग सब, कर्पूरी ठाकुर जी सभी लोग हैं, लेकिन उसको कॉन्क्रिटाइज किया लालू जी ने, पावर दिया है लालू जी ने, जुबान दिया है लालू जी ने, हिम्मत दिया है लालू जी ने, बात कहने की सलाहियत दिया है, मैंने हिम्मत दिया है लालू जी, और पॉलिटिकल पावर दिया है लालू जी। तो इतना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग लालू जी ने किया है, और विदाउट एनी ब्लडशेड। ऐसा सोशल इंजीनियरिंग होता है तो उसमें कहीं ना कहीं मार काट जरूर होता है, लेकिन बगैर उसके लालू जी ने जो किया वो हम लोग सबके लिए पूरे
राज्य के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए एक देन है, एक मिसाल है। अभी आप कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार जब 2024 में चुनाव हो रहा था, टिकट की बात हो रही थी, तब भी उनकी सेहत कुछ खराब थी। अब भी सेहत को लेकर चर्चा चलती रहती है। तेजस्वी यादव तो सवाल ही पूछते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार बिहार को लीड करने की स्थिति में होंगे? देखिए, हम लोग का हमेशा शुभकामना है कि नीतीश जी स्वस्थ रहें जी। और लीड करने का तो चुनाव जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा किसको कितना सीट मिलता है। हम लोग आरजेडी में अभी आज के दिन में है, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि हम लोग की सरकार बने। लेकिन नीतीश जी ने बिला शक बिहार के लिए बहुत काम किया है। बिना शक बिहार के लिए बहुत काम किया, बहुत तरक्की हुई बिहार की, इसमें कहीं से कोई कहने में हमको तो कोई हिचक नहीं है जी। और इसको जो नहीं मानते हैं गलत करते हैं, तो देखने के लिए है। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत काम किया। सेहत उनकी थोड़ी सी खराब थी, है, अभी भी है। हम लोग की शुभकामना है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, ठीक हो। और अब आगे को लीड करने की बात जो की तो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि और क्या अलायंस में क्या होता नहीं आपको होता। लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के योग्य हो गए हैं और उन पर जो बैगेज है लालू यादव का, जंगल राज का, उससे हुए अलग निकलकर बिहार को स्वर्णिम युग की तरफ ले जा सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर जो नए विजन के साथ बिहार की राजनीति में है? देखिए, लालू प्रसाद जी का जो आपने बैगेज कहा ना, वो तो एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है जी पूरे बिहार के लिए। जंगल राज का जैसे जंगल राज तो अब एक फेज को बोल दिया। आज भी क्राइम कहाँ नहीं होता है। न्यूयॉर्क से ज्यादा क्राइम तो कहीं नहीं है। दिल्ली में क्राइम है, पटना में क्राइम है, आज के दिन में जंगल राज जो कहते हैं तो उससे ज्यादा क्राइम है। तो लेकिन लालू जी का जो बैगेज आपने कहा, वो बैगेज नहीं है। और तेजस्वी जी की जहाँ तक बात है कि इस कम उम्र में इतना बैलेंस्ड उनका बयान होता है, उनका भाषण होता है। और उनके साथ तो हम काफ़ी उठना बैठना हम लोग ने शुरू किया जब से हम ज्वाइन किए हैं। उनका जो सोच है, उनकी जो टीम है, वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है बिहार के। अब देखिए, पिछले जो 17 महीना में डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, उसमें रोजगार 5 लाख 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। हेल्थ डिपार्टमेंट में, शिक्षा डिपार्टमेंट में। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के सिग्नेचर से, लेकिन डिपार्टमेंट यही संभाल रहे थे। और लोगों के अंदर परसेप्शन भी है और सच्चाई भी है कि इसमें इनिशिएटिव पूरा तेजस्वी यादव जी का था जी। और ये बहुत बड़ी काम उन्होंने किया और उसी को देखा देखी अभी अब होना भी चाहिए बिल्कुल कि ये प्रोसेस जो है ये रोल कर रहा है। और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी स्ट्रैटेजिस्ट ही हैं, सब लोग जानते हैं। बहुत आला दर्जे के स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, नोबडी कैन डिनाई इट। और उनको बिहार में बहुत उनका मेहनत भी हुआ है। लेकिन अब क्या होगा वो सब वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा जी। लेकिन एक नए विजन के साथ हैं। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर अभी अब एनडीए एक तरफ है और महागठबंधन एक तरफ है। दो स्ट्रॉन्ग जहाँ पर फोर्सेस ऑलरेडी हैं, वहाँ पर एक थर्ड फोर्स का नया विजन तो होगा। ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में उनको कुछ ट्रैक्शन मिले, लेकिन आज के दिन में कुछ वोट जरूर आ जाएंगे। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि बहुत मेजर कुछ वोट आ जाएंगे, मेजर वोट शिफ्ट होगा या सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका, जैसे 30-40 सीट आ गया तो एक पिवटल रोल मतलब प्ले करता है। लेकिन हमको नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल और आप प्रफुल्ल मोहंता नहीं देख रहे हैं? हमको तो नहीं लगता कि आपको नहीं लगता? हमको तो। चलिए आखिरी सवाल पर आते हैं। बिहार में शराबबंदी है? शराबबंदी सरकार की तरफ से है, सरकार की ओर से है। सरकार की ओर से तो है ही है जी। और ग्राउंड जीरो पर होम डिलीवरी धड़ल्ले शराब जी बिक भी रहा है, पी भी रहे हैं। और उसके वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो रही है क्योंकि वो इलीगल शराब पीते हैं जी। तो ये हम तो शुरू से कहते आए हैं कि इस मामले में ये पॉलिसी जो है ये सही नहीं है, गलत नहीं है। एक तो सरकार का रेवेन्यू का लॉस जो है तो है ही है जी। और उसका कोई फायदा है नहीं। जो शराब जो पीते हैं वो पी ही रहे हैं, दाम डबल ट्रिपल दे करके प्राइवेट इससे जो भी आ रहा हो। और इसको एक मॉरल, शराब पीना तो खराब चीज है ही है, जो सभी जानते हैं।
लेकिन उसको एक गवर्नमेंट का आप उसको लॉ दे करके आप रोक नहीं सकते। रुका भी नहीं, सब लोग जानते हैं कि नहीं रुका। देश दुनिया में नहीं रुका, दुनिया में नहीं रुका, कहीं नहीं रुका, अमेरिका में नहीं रुका, गुजरात में भी है तो उसमें परमिट सिस्टम है। हाँ, परमिट सिस्टम है। तो आप एकदम टोटल बैन लगा देंगे किसी चीज पर, एक बैग का, जो कि एक नेचुरल लोगों का हैबिट बन गया है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और उसका खमियाजा दूसरी तरफ से भुगतना पड़ रहा है। सरकार का खजाना खाली हो रहा है, मासिव रेवेन्यू हो रहा है, जाने जा रही हैं, पुलिस जो है वो अपने सही दायित्व को नहीं कर करके उस शराबबंदी में लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ तो ड्रॉबैक्स तो है ही है, और ये कॉमन बात है, सब लोग जानते हैं, सब लोग। चलिए, तो ये महबूब अली कैसर साहब थे, हमने बहुत सारी बातें की। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे भी हम अतिथियों को सामने लेकर आपके पास आते रहेंगे, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, एक्स हैंडल पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।